इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का हिंदी चैप्टर नंबर 3 रीढ़ की हड्डी। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। ये एक नाटक के जैसा है, आप इसे पढ़ेंगे ध्यान से, आपको क्वेश्चन आंसर फिर बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो इसका उत्तर है कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद का अपने ज़माने की तुलना वर्तमान समय से करना कुछ हद तक तो उचित है, किंतु उस जमाने की अपेक्षा आज का युग आधुनिक उच्च तकनीकी शिक्षा, खेल और जीवन शैली के सहारे विकास की ओर अग्रसर है। अतः वह बीता हुआ जमाना याद करना विकास की गति पर विराम लगाने की दशा में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विशेषता को उजागर करता है? तो इसका उत्तर है कि राम स्वरूप की विवशता यह है कि आधुनिक समाज पढ़ी लिखी लड़की को पसंद करता है, किंतु जहां उन्हें विवाह करना है वे उच्च शिक्षा को पसंद नहीं करते। विवाह की समस्या ही उनकी वास्तविकता और छिपाव की विशेषता को उजागर करती है। क्लियर है? तीसरा नंबर है कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार से के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर है कि अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह इसलिए उचित नहीं है क्योंकि ऐसा करके वे उच्च शिक्षा प्राप्त एक मुखर व्यक्तित्व को भी बेबस, अनपढ़ या लाचार औरत की स्थिति की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। क्लियर है? चौथा नंबर है कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपना विचार लिखें। तो इसका उत्तर है कि विवाह को बिजनेस मानना गलत है, अतः गोपाल प्रसाद अपराधी है, किंतु किसी की उच्च शिक्षा को छिपाना कोई अपराध नहीं है, यह तो विवशता हो सकती है। अतः मेरे विचार से राम स्वरूप अपराधी नहीं है। क्लियर है? पांचवा नंबर है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की ही भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो इसका उत्तर है उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की चरित्रहीनता और आवारागर्दी जैसी कर्मियों की ओर संकेत करना चाहती है। ठीक है, छठा नंबर है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है कि समाज को उमा जैसी लड़की के व्यक्तित्व की आवश्यकता है क्योंकि स्पष्टवादी, दृढ़ निश्चयी और साहसी व्यक्तित्व ही सामाजिक जीवन को सही दिशा दे सकता है। ठीक है, प्रश्न सातवां है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी, तो इसका उत्तर है रीढ़ की हड्डी शरीर के संतुलन को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। रीढ़ की हड्डी विचारों का भी प्रतीक है। जिसके विचार ही दृढ़ नहीं होंगे वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में
कमज़ोर सिद्ध होगा। 8वां नंबर है कि कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं और क्यों। तो कथा वस्तु के आधार पर युमा एकांकी की प्रमुख पात्र है क्योंकि अन्य पात्र उसके विवाह और विचारों पर आश्रित है। क्लियर है। 9वां नंबर है कि एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है एकांकी के आधार पर राम स्वरूप संकोची, विवश और अधीर होने वाले पात्र हैं। गोपाल प्रसाद दोहरी मानसिकता वाले, रूढ़िवादी तथा कटु सत्य को सहन कर पाने में असमर्थ पात्र हैं। क्लियर है। 10वां नंबर है कि इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो इस एकांकी का उद्देश्य है स्त्रियों का समाज में प्रतिष्ठा दिलाना है। ठीक है। 11वां नंबर है समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हमें उन्हें उच्च शिक्षा दिलाना तथा उनमें सामुदायिक और सामाजिक भावना विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। क्लियर है। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा रीढ़ की हड्डी। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।